अब देखो, आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो मॉड्यूल सबको मिल चुका है ना। और जो पहला चैप्टर देखोगे क्लास 8 का जो फिजिक्स का आता है, उसमें हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, यूनिट एंड डायमेंशन की, साथ में हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की। तो तुम लोगों ने क्लास 7 में याद होगा हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था। हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो पर्पस क्या है फिजिक्स का पढ़ना, फिजिक्स हम पढ़ते क्यों, इसका पर्पस क्या है। तो मैंने वहां पे क्या डिफाइन किया था, फिजिक्स का पर्पस है वहां पे लॉज ऑफ नेचर की स्टडी करना। जैसे मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, 7th में भी हमने पढ़ा फिजिक्स, 8th में भी पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, नेचर्स के लॉ की बात करते हैं। अब नेचर में ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने किसी ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। अब बताओ इस ब्लॉक को अगर मैं लाके छोड़ दूं तो क्या होगा। अगर इस ब्लॉक को लाके हम ग्राउंड पे छोड़ देंगे तो हम 1 घंटा बाद देखें, 2 घंटे बाद देखें, 3 घंटे बाद देखें या 2 दिन बाद देखें, अगर इस ब्लॉक को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक हमें कैसा दिखाई देता है, रेस्ट में दिखाई देता है। देखो है कि नहीं, मैंने क्या बोला, फिजिक्स का पर्पस क्या है, फिजिक्स का पर्पस है नेचर्स के लॉ की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। अब जब हम नेचर के लॉ की स्टडी करने जा रहे हैं तो नेचर कैसे बहुत सारे लॉज हैं और कुछ लॉज हमें मालूम भी हैं। तो एक लॉ उनमें से यही है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि रूम है, रूम पे हमने टेबल के ऊपर एक ब्लॉक को लाके छोड़ दिया और हम रूम से बाहर निकल गए, अब 1 दिन बाद भी अगर हम आके देखेंगे तो वो ब्लॉक रूम के उसी टेबल पे पड़ा हुआ दिखाई देगा। और ऐसा क्यों दिखाई देगा, क्योंकि यहां पे एप्लीकेबल होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यानी बेसिकली हम लोग लॉस, अगर हमारे पास लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट या इस फिनोमिना में होगा क्या। तो जैसे हमने यहां बोला कि टेबल पे एक ब्लॉक रखा था, हम ब्लॉक को रख के चले गए और 1 दिन बाद हम फिर से आए, हमने फिर से देखा ब्लॉक को, ब्लॉक हमें कैसा दिखाई दिया, रेस्ट में दिखाई दिया। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि 1 दिन बाद भी ब्लॉक रेस्ट में, क्योंकि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी कैसी रहेगी, रेस्ट में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये तो एक सिंपल सा नेचर का लॉ है। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में नेचर्स के ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं और जब हमें सभी लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तभी हम बता पाते हैं कि पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में होगा क्या। क्लियर बात ना। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं नेचर्स के लॉ की स्टडी। अब सबसे पहले हमें नेचर्स के लॉ को क्या करना है, डिफाइन करना है या फिर एक्सप्रेस करना है। और नेचर के लॉस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर। तो अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो 7th में भी पढ़ा था हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, 8th में भी पढ़ोगे, मास, वेलोसिटी, लेंथ, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ये सब टर्म हम लोगों ने क्लास 7th 8th में यूज करते आए हैं। तो जब हम बात करते हैं मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर की, इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं इन सब टर्म को, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के थ्रू हम नेचर्स के लॉ को क्या करते हैं, डिफाइन या फिर एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, अब यहां पे हम फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं या फिर जिनके थ्रू हम फिजिक्स के लॉस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज
which can be measured by an instrument and through which we defines the laws of physics। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे बोल रहा हूं कि किसी बॉडी का मास है या किसी बॉडी का वेट है, कैसे हम मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं वेइंग मशीन से, है कि नहीं? तो अगर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी या स्पीड मेजर करनी है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं और जिनके थ्रू हम नेचर्स के लॉ या फिजिक्स के लॉ को वहां पे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन राइट डाउन कर लो वहां पे। तो डेफिनेशन क्या है वहां पे लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be measured by an instrument। Physical quantities are those quantities which can be measured by an instrument and by means of which we can describe the laws of physics are called physical quantities। क्लियर बात ना? अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन की। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। जो पहली क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। जो पहली क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर इसको हम बोलते हैं वहां पे बेसिक क्वांटिटीज। क्लियर? सेकंड जो क्वांटिटीज होती है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं वहां पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्लियर? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप्स हैं। अब सबसे पहले वहां पे हेडिंग डालो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम जिसकी बात करेंगे सबसे पहले वो होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है और कैसे हम इनको चूज करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट डाल के लिखो फंडामेंटल क्वांटिटीज में। अब क्या पॉइंट डालना है तो लिखो वहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखो फंडामेंटल क्वांटिटीज में, दीज आर एलिमेंट्री क्वांटिटीज which covers the entire span of physics। These are the elementary quantities which covers the entire span of physics। ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, any other quantities can be derived from these quantities। ये सेकंड पॉइंट था। और जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं? all the basic quantities are chosen such that they should be different, that means independent of each other। all the basic quantities are chosen such that they should be different, that means independent of each other। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, अब मैंने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं। मान लो हमने एक फिजिकल क्वांटिटीज ली वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं v से। दूसरी हमने फिजिकल क्वांटिटीज ली डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं d से। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने ली है टाइम। तो v मेरी क्या है? v वहां पे वेलोसिटी है, d मेरा डिस्प्लेसमेंट है और t मेरा टाइम है। अब मैंने क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटीज किनको चूज करना है तो उसके लिए क्या चीज ध्यान रखनी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हम उनको मान सकते हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर बोल दो वेलोसिटी लेंथ,
ऐसा मान लो, वेलोसिटी, लेंथ और टाइम। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो तीन क्वांटिटीज के पेयर हैं, इनको हम फंडामेंटल मान सकते हैं क्या? तो आंसर है मेरा नो। समझ में? वेलोसिटी, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल नहीं मान सकते, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो भी वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी मेजर करने जा रहा हूं तो मुझे टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर हमें टाइम नहीं मालूम है तो हम पर्सन की वेलोसिटी या बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, इसका मतलब है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज का पेयर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मान लो मैंने दूसरा लिया, वहां पे एक लिया मैंने वहां पे वेलोसिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने ली लेंथ, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने क्या ली? एरिया। तो अब मैं फिर से तीन फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूं। मान लो वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं v से, लेंथ को l से, एरिया को a से। अब बताओ, वेलोसिटी की बात करें, लेंथ की बात करें, एरिया की बात करें, इनको फंडामेंटल मान सकते हैं क्या? तो आंसर है मेरा फिर से नहीं। अच्छा, क्यों नहीं मान सकते हैं? तो उसका रीजन क्या है? कई बार जब एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया सर्कल का भी होता है, एरिया रेक्टेंगल का भी होता है, एरिया ट्रायंगल का भी होता है। तो बेसिकली कई बार एरिया का फॉर्मूला होता है वहां पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस तरह लिखते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगेन ये जो तीनों क्वांटिटीज के पेयर हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये एक दूसरे पे क्या हो रहा है? डिपेंड कर रहा है। हम जिसको भी फंडामेंटल मानेंगे तो फंडामेंटल वो ग्रुप होगा जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इन ग्रुप, अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल नहीं मान सकते तो हम किसको फंडामेंटल माने, और कौन डिसाइड करेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल होगी? तो होता क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको हम बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्फ्रेंस है, किसकी? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। अब ये जो कम्युनिटी है उसने हमारे अर्थ प्लैनेट के लिए 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोला है। क्लियर ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज किसने चूज करी है? तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना है हमारे प्लैनेट के लिए। अब कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं? तो पहली जो उसने फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी है वो मानी है लेंथ, और उसका सिंबल दिया है एल, कैपिटल एल। दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज उसने मानी है वो मानी है मास, और मास को उसने डिनोट किया है किससे? एम से। तीसरा जो फंडामेंटल माना है उसने माना है वहां पे टाइम को, टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं किससे? टी से। फिर नेक्स्ट जो फंडामेंटल माना गया है वो माना गया है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए सिंबल यूज किया गया है के। फिर जो नेक्स्ट है वो है करंट, और करंट को हम बोलते हैं एम्पेयर, ए से हम डिनोट करते हैं। जो 6th फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम बोलते हैं कैंडला, CD से डिनोट करते हैं। और जो लास्ट क्वांटिटीज है इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं मोल। क्लियर? तो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसके लिए इन 7 क्वांटिटीज को हमने क्या माना है? फंडामेंटल माना है। क्लियर? अब कोई जरूरी नहीं कि केवल यही 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस यूनिवर्स में केवल 7 ही क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि मान लो मुझे कैलकुलेट करना है करंट, मान लो मुझे कैलकुलेट करना है करंट, तो अगर करंट कैलकुलेट करना है तो हमें चार्ज की इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, कितना चार्ज कितने टाइम में पास किया। तो अब मैं बोलता हूं कि करंट की अगर बात करें तो करंट को हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर दें, मान लो डेंसिटी से रिलेट कर दें। डेंसिटी भी हमने पढ़ी नहीं पढ़ी है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो करंट की बात करें तो करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और टाइम पे। लेकिन करंट को मेजर करने के लिए, करंट को अगर मेजर करने जाएं तो हमें मास की करंट को मेजर करने जाए तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं मेजर करने के लिए। क्लियर ना? हम लोग ये जरूर बोलते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। लेकिन बेसिकली जब करंट को हम मेजर करने जाते हैं तो हमें चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही टाइम की जरूरत पड़ती है। वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आगे पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हायर क्लासेस में। तो वहां पे बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टॉर्क पे क्या करता है, वर्क करता है, और वहां से हम करंट क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि मेजर करते वक्त अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने जा रहे हैं तो बाकी क्वांटिटीज पे वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मास मेजर करने जा रहा हूं, किसी चीज का मैं मास मेजर करने जा रहा हूं, तो बताओ उसको टाइम से कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। क्लियर? तो हम जिस क्वांटिटीज को मेजर करने जा रहे हैं वो उस ग्रुप की क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसी 7 क्वांटिटीज होती हैं। अब ऐसे और भी पेयर बन सकते हैं। तो उसमें एक लिखो, वहां पे एक पॉइंट और लिख लो वहां पे, एरिया ए वेलोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, रेजिस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल। एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, रेजिस्टेंस, luminous intensity, mole. These quantities can be chosen as basic quantities on some other planet. इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरा प्लैनेट है तो ये जो क्वांटिटीज का पेयर है उसको वहां पे हम क्या मान सकते हैं, फंडामेंटल मान सकते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, वहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है, तो लिख लो वहां पे, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो सभी क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको अगर हम फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो वही हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, वही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो डिराइव्ड क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब है कि एम, एल, टी, केल्विन, सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, करंट क्या हो गया, एम्पियर ए। तो अगर उन 7 के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाए तो वो मेरी कौन सी क्वांटिटीज होगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी। क्लियर? अब मैं एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं वहां पे वेलोसिटी की। अब थोड़ा ध्यान दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ इतना है कि नहीं है? अच्छा, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे डस्टर है, अब मैं डस्टर को ऐसे ऊपर की ओर थ्रो कर दूं तो जब ये डस्टर मूव करेगा तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बताओ ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली एक तरह की लेंथ है कि नहीं है?
इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक तरह की लेंथ है तो लेंथ के लिए सिंबल क्या यूज किया गया है, एल। टाइम के लिए हमने सिंबल क्या यूज किया है, टी। और टी जब ऊपर जाएगा तो रिजल्ट हो जाता है एल टी माइनस 1। यही हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अच्छा, ये भी तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि a की पावर 0 1 होता है। अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 0 क्या है, तो 2 की पावर 0 1 होता है। तो कुछ बुक में देखोगे तो उसको ऐसा भी लिखा जाता है m की पावर 0 l t की पावर -1। समझ में, m की पावर 0 फिर l और साथ में क्या हो गया, t की पावर -1। m की पावर 0 का मतलब वहां पे क्या हो गया, 1। तो फॉर्मूला फिर से क्या निकल के आ गया, एल टी माइनस 1। तो कहीं पे अगर 1 है तो उसका मतलब है इसको हम m की पावर 0 ही बोल सकते हैं, l की पावर 0 ही बोल सकते हैं, t की पावर 0 बोल सकते हैं। अब मैं दूसरी क्वांटिटीज की बात करता हूं। दूसरी क्वांटिटी लिखो वहां पे, एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वहां पे वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो यही एक्सेलरेशन था कि नहीं था, एक्सेलरेशन था वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का भी हमने फॉर्मूला लिखा। वेलोसिटी को हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी को लिखा है एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल टी माइनस 2। समझ में नहीं समझ में? पहले हमने वेलोसिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस किया, अब एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म हम यूज करते हैं फोर्स, और ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स को हम बोलते हैं वहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें मालूम है मास के लिए क्या होता है, मास के लिए होता है m। मास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको हमने किससे डिनोट किया है, सिंबल m से। एक्सेलरेशन का क्या लिखा है, एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस 2। तो एम एल टी माइनस 2 ये तुम्हारा क्या हो गया, फोर्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया फंडामेंटल के फॉर्म में। क्लियर ना? अब देखो, जब हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल के टर्म में, जब हम लिख रहे हैं एम एल टी माइनस 2, तो ये क्या है, ये फोर्स को हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। और जब भी हम किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? तो एम एल टी माइनस 2 ये मेरा क्या है, ये मेरा वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मेरा वहां पे क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो एल टी माइनस 2 क्या है, एल टी माइनस 2 डायमेंशनल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। एल टी माइनस 1 क्या है, एल टी माइनस 1 डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, वेलोसिटी का। अच्छा, अब यहां पे चेक करो m की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। तो ये जो 1 1 -2 होता है, तो m की जो भी पावर्स होती हैं उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर? एक है मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला और एक है डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब है m की पावर क्या है, l की पावर क्या है, t की पावर क्या है। तो जो पावर्स होती हैं, जो पावर्स होती हैं उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। लेकिन ये जो पूरी टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं मान लो प्रेशर का। अब प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर को हम लोग लिखते हैं वहां पे फोर्स अपॉन एरिया। देखो है कि नहीं है वहां पे, या फिर उससे पहले, सबसे पहले देखो एक और वर्क।
अब अगर हम वर्क की बात करें तो आगे फॉर्मूला पढ़ोगे, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम लिख सकते हैं mL(T-2). तो mL(T-2) ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं L। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? अगले स्टेप में बन जाएगा mL²T⁻²। तो ये जो लिखा है मैंने mL²T⁻², ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका? वर्क का। क्लियर ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, अगर हम बात करें वहां पे काइनेटिक एनर्जी की, तो याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv²। m वहां पे मास होता है, v वहां पे वेलोसिटी होती है। अब ध्यान है ना, हाफ क्या है? हाफ है कांस्टेंट, लेकिन ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है। हाफ जो है, हाफ हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो रूल क्या याद रखना है? रूल याद रखना है कि जब भी कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट होगा तो वो डायमेंशनलेस होगा। अगर कोई क्वांटिटी है, अगर मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ½mv², तो ये जो हाफ है, ये हाफ मैथमेटिकल कांस्टेंट है। और अगर हाफ मैथमेटिकल कांस्टेंट है तो ये डायमेंशनलेस होता है। तो इसको लिखो वहां पे डायमेंशनलेस। अगर कोई भी चीज डायमेंशनलेस है तो सिंपली वहां पे 1 लिख देना और कुछ नहीं करना है। क्लियर? तो हाफ जो है, हाफ वहां पे क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उसको हम डायमेंशनलेस बोलेंगे, तो वहां पे 1 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में मास का m, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है L(T-1) का होल स्क्वायर। अब चेक करो, होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वहां पे m L का स्क्वायर और t की पावर -1। अब ध्यान है, यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसेस भी यूज होती है। अगर मैं कहीं बोलता हूं कि a की पावर m टू दी पावर क्या है? n है, तो हम इसको लिखते हैं a टू दी पावर m इंटू n। ये एक रिजल्ट है। तो यहां पे जो हम लिखते हैं t टू दी पावर -1 टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकल के आ गया? काइनेटिक एनर्जी का निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो जरा, वर्क की बात करें तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL²T-2। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL²T-2। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। समझ इसका मतलब क्या है? जैसे मैं अगर पूछूं कि इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में कितने लोगों के नाम राम है, तो क्या केवल एक ही आदमी है क्या, या एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम राम हो सकता है क्या? इस अगर यूनिवर्स या वर्ल्ड की बात करें तो ऐसे तो 1000 लोग होंगे जिनका नाम वहां पे क्या होगा? राम होगा। तो सेम चीज यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला? हमारे पास ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है। मैं एक और टर्म लिखता हूं, एक और टर्म आती है टॉर्क, और ये सब फॉर्मूले तुम लोगों ने पढ़े नहीं है, तभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। एक टर्म में लिख रहा हूं टॉर्क, और जो भी टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है mL(T-2). ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? L। अब ये फॉर्मूला यूज करो। अब फॉर्मूला एक ये भी होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो क्या होता है? a टू दी पावर m प्लस n भी होता है वहां पे।
तो अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे, अगले स्टेप में लिखोगे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m, यहां पे l की पावर 1, l की पावर 1, तो ये हो गया l स्क्वायर इंटू टी माइनस 2। बताओ यही डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है कि नहीं है? तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे किसका है, टॉर्क का है। बस केवल तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई मैथ्स का कांस्टेंट आएगा तो वो हमेशा वहां पे क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। कोई भी चीज डायमेंशन लेस है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे मैं अगर पूछता हूं कि सर्कल का एरिया क्या है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब बताओ पाई क्या है, पाई मैथ्स का कांस्टेंट है या फिजिक्स का कांस्टेंट है? तो ये मैथ्स का कांस्टेंट है, और अगर मैथ्स का कांस्टेंट होगा तो ये तुम्हारा वहां पे डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस भी क्या है, रेडियस भी एक तरह की लेंथ होती है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे क्या बन गया, एल स्क्वायर बन गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर तुमसे पूछता हूं कि वॉल्यूम क्या होता है किसी भी बॉल का, तो किसी भी बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो डायमेंशन लेस हो गई। रेडियस क्या हो गया, एक तरह की लेंथ, तो वो क्या बन गया, एल क्यूब बन गया। क्लियर है ना? तो जब भी कोई मैथ्स का कांस्टेंट होगा तो वो हमेशा वहां पे क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इतना हुआ। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या किया, हमने बात करी फिजिकल क्वांटिटीज की, वहां पे हमने डिस्कस किया फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया डिराइव्ड क्या होता है, और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे कि सप्लीमेंट्री क्या होता है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती क्या है। अच्छा, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूले की, इस तरह के फॉर्मूले की बात क्यों कर रहे हैं? तो जब हम आगे हायर क्लास में जाएंगे, क्लास 9th में, 10th में, 11th में, तो वहां पे हम इनके यूजेस पढ़ेंगे कि इनका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम इन सब की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं और ये सबको वहां पे क्या करना है, सॉल्व करके लेके आना है ना, सॉल्व करके लेके आना है, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा सबको अपनी अपनी कॉपी के पेजेस फोटो क्लिक करके भेजने हैं कि सबसे सॉल्व हुए कि नहीं सॉल्व हुए। क्लियर? अब देखो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो पहला लिखो वहां पे लीनियर मोमेंटम। अच्छा, एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला और एक होता है सिंबल। जैसे हम बोलते हैं फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, मोमेंटम को P से, तो ये फिजिक्स के सिंबल है। ध्यान ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब होता है कि हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मोमेंटम को फिजिक्स में डिनोट किया जाता है P से। अब मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लिखो वहां पे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर तीसरा डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें कैलकुलेट करना है पावर का। पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर को हम बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम। फिर नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें कैलकुलेट करना है किसका, प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फिर देखो नेक्स्ट जो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट लिख लो वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट कर ले हम लोग वहां पे, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, पावर हो गया, इंपल्स का। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, नेक्स्ट जो आता है वो आता है वहां पे लिखो
किसका आप कैलकुलेट कर लिया? यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया, करंट का नहीं, चार्ज का। फॉर्मूला क्या यूज करना है? चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले को यूज करना, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का। मैं वही फॉर्मूले की बात कर रहा हूं जो तुम लोगों ने 7th 8th में कुछ पढ़े हैं, ये टर्म। तो इम्पल्स पढ़ते हो, चार्ज पढ़ते हो, प्रेशर है, पावर है, एंगुलर मोमेंटम है, फिर तुम्हारा क्या है? लीनियर मोमेंटम है ना। फिर एक क्वांटिटी और लिख लो वहां पे। मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस की पावर 4, एम आर स्क्वायर, सॉरी ये होता है एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट लिख लो वहां पे 7th 8th, नेक्स्ट लिख लो वहां पे डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल यूज किया जाता है रो फिजिक्स में, और डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी को हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है पे? तो अब मैंने तुम्हें क्या बोला है कि ये सब फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, और मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, पावर, प्रेशर, इंपल्स, चार्ज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेंसिटी। फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और हम सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। लेकिन हम डायमेंशनल फॉर्मूला तभी डिराइव कर पाएंगे ना जब हमें फॉर्मूला मालूम हो। जैसे तुम लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पढ़ोगे वर्ड रेजिस्टेंस, या फिर वर्ड पढ़ोगे पोटेंशियल। तो हम सबके डायमेंशनल फॉर्मूले जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, 11th में आएंगे, तो वैसे वैसे हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। तो एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो अगला जो लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम इसके ही आगे ही क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पे हम साथ में बात कर लेंगे किसकी? कुछ एग्जाम्पल और ले लेंगे, और साथ में बात कर लेंगे वहां पे हम किसकी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। क्लियर है ना? तो अब तुम लोगों को करना क्या है? मॉड्यूल से इस पूरी थ्योरी को वहां पे क्या करना है? रिवाइज करना है। पहले तो ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है? थ्योरी रिवाइज करनी है। और जब हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, तो वहां पे जितने भी डाउट होंगे, उन डाउट्स को वहां पे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? तो नोट डाउन करो इन सब चीजों को।